अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू folks, welcome to the second part of the series। और इसमें ना मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि अब से आगे जो डिस्कशन होगी वो ट्रांसलेट कर रही है फ्रॉम द साइकोलॉजिकल realm टू द साइकिक realm। तो अगर आपको लगता है कहीं कि आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, रेपिटेशन पे एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा बात सुनिएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि थियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वी हैव एन इमेंस बिलीवर, जो कि मैं खुद भी एक बिलीवर हूँ, कि हमारे अंदर देर इज़ समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड दिस 3D लेवल ऑफ आवर बॉडी। और यहाँ पे मैं क्लियर कट आपको दो तीन चीज़ें पहले बता दूँ कि मैं मुस्लिम हूँ एंड मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने ये सारी चीज़ें फ्रॉम बैक देन इन यूनिवर्सिटी लाइफ पढ़ी हैं, समझी हैं, तो आज मैं आपके सामने रख रही हूँ, वरना आई वुडंट हैव डन दैट, राइट। सो मैं आपको ना कुछ चीज़ें पहले बता दूँ कि कुरान में भी गिवन है कि जो रूह है वो ऊपर से आई है, हायर डायमेंशन से आई है और इस 3D में कैद की गई है, राइट। और इसमें जो है ना आप साथ के साथ जो है ना नोट डाउन करते जाएं ताकि आपके लिए इजी हो कि पहली प्रिजम्पशन यहाँ पे ये कि देयर इज़ समथिंग विद इन अस दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस 3D, राइट। और 3D में क्योंकि कैद है, वी कैन नॉट जम्प बैक टू द हायर डायमेंशंस एट आवर विल, ये दूसरी प्रिजम्पशन है, राइट। विद दिस सेड, ये साइकोलॉजी में भी बात लोगों ने बाबर की है, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी चीज़ों को पढ़ती है, ब्रेन, हार्ट, केमिस्ट्री एंड सारा कुछ। जबकि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, बाय चांस मेरी जो थर्ड सेमेस्टर था उसमें पता नहीं क्या कुछ हुआ है, डिप्रेशन भी तब हुआ था, ह्यूमन साइकोलॉजी भी तब पढ़नी शुरू की है, एंड फर्स्ट क्लाइंट भी तब गई था, तो इट वाज काइंड ऑफ अ प्रिटी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। हाउएवर ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर जब प्रेजेंटेशन में दे रही थी, कोई इतनी मोटी बुक उठा के मैंने पढ़ी थी, और उसके अंदर जो है ना मॉस्लो की थेरी से पहले जो है ना जो पहली पहली थेरीज थी, मॉस्लो की थेरी भी तो खैर आगे उन्होंने बाकायदा थेरेपीज़ बनाई जो कि क्लाइंट सेंटर थेरेपीज़ थी, और अब वो यूज़ में भी हैं, जैसा TPT थेरेपी मैं कर रही हूँ। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इन्फ्लुएंस कहाँ से ली है, वो पल्स थेरी आप पढ़िएगा, यस इट इज़ पल्स थेरी। तो उसमें जो है ना उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया है इसी का कि आपकी डायमेंशंस आपकी सेल्फ किन डायमेंशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हायर डायमेंशन आपकी अपनी डायमेंशन, आपके अंदर की डायमेंशन है, सोशल सर्कल है, सारा कुछ। सो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस बनाती हैं। तो यस, इस चीज़ को बिलीव करना पड़ेगा कि दे आर सर्टन थिंग्स, और साइकोलॉजिकली हम उन चीज़ों को समझते हैं, थॉट्स, इमोशंस, सबकॉन्शियस माइंड, किसी चीज़ को हम डेल्व इन ना कर सकें, साइंटिफिकली ना पढ़ सकें, जैसा सबकॉन्शियस माइंड है, अगेन उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हैं, हमने ब्रेन के ऊपर स्टडी कर करके इन चीज़ों के बारे में जो है ना थेरीज निकाली हुई हैं, हमारी किस तरह से ब्रेन वेव्स हैं, हम किस स्टेट में हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, ये सारा कुछ 2D के मामला है, राइट। 3D के मामला हैं, यानी हम 3D में हैं, 3D में कैद हैं। और अब मैजिक की बात करें तो मैजिक का मतलब ये है, साइकोलॉजिकली मैं ये समझती हूँ, जिस तरह के बिलीफ सिस्टम्स हमारे हैं, कि मैजिक का मतलब ये है कि आप जो है 3D से निकल के 4D, जो कि फिज़िक्स की ज़ुबान में टाइम है, टाइम का बैरियर पार करते हुए 5D में निकल जाओ और वहाँ जाके अपने मसले सुलझाओ। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको मैंने प्री-असम्पशन पहले दे दी कि हम यहाँ पे कैद हैं। तो मैजिक के बारे में आप कुरान में क्या कहा गया है कि उसकी पूरी हिस्ट्री है, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट रेफरेंसेस में, कि इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, लेकिन कॉमन बात ये है कि इट इज़ अ नॉलेज। मैजिक एक इल्म है जो कि लोगों की तरफ उतारा गया है, लेकिन उनकी आजमाइश के लिए, और उसको बचना चाहिए, इंसान को इससे बचना चाहिए, इसको नहीं सीखना चाहिए, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना आगे जाकर मैं ब्रेक डाउन करती जाऊँगी कि क्या किस तरह से है, और साइकोलॉजिकली 2D में रहते हुए हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि पहली असम्पशन में थी कि हम 3D में हैं 5D का कुछ फ्लेवर लेके,
और 5D में हम दोबारा वापस नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस हम लोग सो रहे हो, क्योंकि वो कॉन्शियस तो नहीं है, अनकॉन्शियस है कि हम निकल के गए और दोबारा वापस आ भी गए जैसे ही जा गई है। और इसका रेफरेंस है कि मौत हमारी टेम्प्रेरी, नींद हमारी टेम्प्रेरी मौत जैसी है। सो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को मैं इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ, इसकी नलिफिकेशन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये डेफिनेटली मेरे कुरान की तरफ से रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो अब मैजिक में हो क्या रहा है कि ये नॉलेज है, लेकिन आजमाइश कैसे है, ठीक है। और आजमाइश है तो डेफिनेटली हर किसी इंसान के जिसके पास शऊर है उसको पता है कि इसमें नहीं पढ़ना है। तो इसको जो ना मैं ब्रेक डाउन करूँगी, आई विल स्मैश इट और सारे पीसेस आपके सामने सजा दूँगी। आगे आपकी मर्ज़ी है कि इसके बाद आने वाली ज़िंदगी में आपने कौन सा डिसीजन लेना है, वो मेरा हेडेक नहीं है। मेरा हेडेक सिर्फ इतना है कि मैं आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट 3D में क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, ये मैं आपको बता दूँ। एंड वी एज अ साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ का पार क्यों नहीं लेते, राइट। तो मैजिक जो है इसकी सबसे जो मासूम शक्ल है ना, इसको हम देखें तो ये इल्यूजन है, राइट। और इल्यूजनिस्ट वो आर्टिस्ट हैं जो इस आर्ट का यूज़ करते हैं। और ये एक ऐसा फिनोमेनन है जो कि इंसानी एक इंडिविजुअल के लिए नया हो और वो उसके पीछे की साइंस या उसके पीछे की लॉजिक ना समझ पा रहा हो। तो आपका जो कॉग्निशन है, आपका जो माइंड है, उसके पीछे की जो स्टोरी में लूप आ रहा है ना, उसको लूप को पूरा करता है। एंड समहाउ ये फियरफुल ट्विस्ट के साथ होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका इस तरह से डिज़ाइंड है कि अननोन का फियर आपके जहन में डालेगा, जहाँ पे उसको लगता है ना कि आपको भाग जाना चाहिए, आपको सेव करना चाहिए, वी डोंट नो ये क्या चीज़ है, तो वो आपको फियर इंस्टिंक्ट करेगा कि हाँ भाई इफ़ ये कोई ख़तरनाक चीज़ है, इससे भागना है। तो इल्यूजन ऐसा होता है। अब इसकी एग्जांपल जो है ना, मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से देती हूँ, और भी हिस्ट्री में हैं इसके रेफरेंसेस जो कि आप डेफिनेटली खुद पहुँच जाएंगे व्हेन यू विल गेट टू नो अबाउट इट। लेकिन मैं आपको पर्सनल लाइफ से देती हूँ कि अगेन व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, तो उस वक्त जो है ना मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ था। स्लीप पैरालिसिस का मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि मेरी साइड टेबल पे कोई खातून बैठी हुई है, मुझे ऐसा लगा, मैं नींद से उठी हूँ, खातून कोई बैठी हुई है, बाल हैं उनके लंबे। इनफैक्ट मुझे लगा जैसे मैं खुद ही बैठी हुई हूँ, लेकिन अगेन एक डिफरेंट सिनेरियो में जो कि खौफनाक था मेरे लिए। और मैंने मेरे सीने पे जो है ना पैर रखा हुआ है, जिसके वज़न की वजह से मैं नहीं उठ पा रही हूँ, राइट। और वो जो टाइम पीरियड है फियर का, वो कोई 1 घंटा मैं उस सिनेरियो में फंसी रही हूँ। हो सकता है टाइम डिस्टॉर्शन हो अगेन, लेकिन मुझे ये चीज़ उस वक्त परसीव नहीं है। अलबत्ता जब मैं उठी हूँ और उसके बाद जो पूरे घर में भागी हूँ कोई सेफ जगह ढूंढने के लिए कि मैंने वहाँ नहीं सोना, अपने कमरे में नहीं सोना। एंड यस, मेरा जो है 1 हफ्ते तक स्लीप पैटर्न ज़रा ख़राब रहा है इसी फियर की वजह से। लेकिन अगेन साइकोलॉजिस्ट थी, ये कॉग्निशन वाली लूप मुझे पता थी। और उसके बाद जो ना मैंने वर्कआउट ये भी कर लिया कि मैं ट्रिगर कहाँ से हुई हूँ। आपके रिसेंट पास से या आपकी चाइल्डहुड से कोई ऐसी बात होती है जो कि आपको ट्रिगर करती है और आप इस तरह से जो है किसी सिनेरियो में फंसते हैं। तो इस तरह की कोई स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। तो वो स्टोरी थी मेरे जहन में, उसी को मैंने फिट किया था उसी लूप में, और उसको मैंने समझ लिया कि ये ट्रिगर था असल में। तो उसको मैंने जो है ना मेंटली तौर पे अपने आप को प्रिपेयर किया, पहले नलीफाई किया कि मेरे ऊपर कोई चीज़ हावी नहीं हो सकती है। मैं अपनी दुआएं करती हूँ हिफाजत की है सारा कुछ, तो इस तरह से हावी तो कुछ नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर। और नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, नेक्स्ट टाइम भी अगर कुछ होगा तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ूंगी। एंड यस, कोई महीने बाद मुझे दोबारा से स्लीप पैरालिसिस हुआ था। इस दफ़ा थोड़ी सी नॉइट डिफरेंट थी कि मुझे लगा मैंने करवट लिया, और करवट लेने के बाद मैं गिर रही हूँ, कॉन्टीन्यूसली गिरे जा रही हूँ, गिरे जा रही हूँ, गिरे जा रही हूँ, गिरे जा रही हूँ। और उसमें मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी जैसे मुझे एहसास हो कि इट इज़ अगेन अ स्लीप पैरालिसिस। तो अब क्योंकि मैंने कोई जिन नहीं देखा, तो ये तो नलीफाई हो गया कि जिन का अटैक नहीं था। दूसरा ये था कि मैंने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो तुमने जागना है, यू हैव टू स्नैप आउट ऑफ इट। एंड दैट हैपेंड। आयतुल कुर्सी अभी पूरी भी नहीं हुई थी, मैं जाग के बैठी हुई थी, एंड आई वॉज ओके इन माई ओन कंट्रोल, मैं इमोशनली इन कंट्रोल थी, ठीक है। तो इट इज़ नॉट दैट ऑफ अ बिग डील। अगर हम कहते हैं कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, मज़ीद गड़बड़ हो जाता है, हम मेंटलिज्म की बात लेकर आते हैं, जो कि वो नॉलेज है, वो आर्ट है। ये कभी भी आपको जो ना ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई जादू है, वो कहेंगे ये हमारा इल्म है, ये हमारा आर्ट है, हाथ की सफाई, ये इस तरह की टर्म्स यूज़ करेंगे। और वो आपको क्या कहेंगे कि जो मेंटलिज्म है, मेंटलिज्म में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे जो स्ट्रीट आर्टिस्ट होते हैं,
ठीक है, स्ट्रीट मैजिक करने वाले या जो यहाँ पे नज़र बंद करने वाले, मेस्मराइज करने वाले, ये सारे जो ना मेंटलिस्ट में आते हैं, माइंड रीड करने वाले। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसते हैं। आपको ना मैं इसकी एग्जांपल यहीं पे बैठे बैठे एक दे देती हूँ। आपने एक पेपर पेंसिल उठाना है, ठीक है। पेपर पेंसिल उठाने के बाद आपने जो है ना एक कोनों वाली, ठीक है, एक साइड्स वाली जो है ना शेप बनानी है। और आपने जो है ना एक ऐसी शेप बनानी है जो बगैर साइड्स के, ठीक है। एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप ये बना लेंगे तो आपने अपने पेपर पे एक ट्रायंगल बनाया होगा, ठीक है, और आपने उसके अंदर एक सर्कल बनाया होगा। ये क्यों है? क्योंकि मुझे सोशल साइकोलॉजी पता है कि मेरी सोसाइटी किस तरह से सोचती है और मैंने उसको क्या क्यों देना है जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक बिहेवियर इन्फ्लिक्ट होगा। अब आपको तो ये मैजिक लगेगा, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये मैजिक नहीं है। मेरे सामने भी कोई करेगा तो वो मैजिक नहीं होगा, मैं पहले से कॉन्शियस हो जाऊंगी, राइट। और यहाँ पे जो है ना लोग फेरी वाले होते हैं जो कि इस तरह से नज़र बंद कर रहे होते हैं और आपसे जो है ना बड़े पैसे ले रहे होते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंगली मुझे एक लड़के का वाकया पता चला जिसने ही स्नैप्ड आउट ऑफ इट राइट एट द मोमेंट। हुई क्या स्टोरी थी कि फेरी वाले आए, उनके घर में पानी पीने के बहाने घुस गए और उसके बाद जो है ना उन्होंने पता करके कि हाँ भाई जो हमारे सामने 3-4 लोग हैं बस यही है घर पे, और उनको जो है ना मेस्मराइज़ किया, उनको शहर में डाला और उनसे ऑर्डर किया कि आपके पास जो वैल्यूएबल ले आओ। अब बंदा जो है वो क्योंकि किसी कॉन्शियस लेवल, उसका काम कुछ इस तरह से हो सकता है, ठीक है, वो किसी कॉन्शियस लेवल पे था कि उसने जैसे ही पैसे निकाले और उसके जहन में क्लिक किया कि मैंने पैसे गिनने हैं, क्यों देने हैं, किसको देने हैं, ये सारी चीज़ें सोचनी है। और जब वो कॉन्शियसली उसने, उसके ब्रेन ने वर्क करना शुरू किया, क्योंकि आपका सब कॉन्शियस माइंड के साथ ये खेल रहे हैं ना, कॉन्शियसली जब उसने वर्क करना शुरू किया ना, तो फिर जो है ना वो भागा कि यार कुछ तो घर में गड़बड़ हो रहा है। एंड बाय चांस वो लोग भागे वो हड़बड़ी में, ठीक है, और जो ना अल्हम्दुलिल्लाह को फाइनेंशियल नुकसान नहीं हुआ। तो कहने का क्या मकसद है कि इफ़ यू आर कॉन्शियस इनफ तो ये चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है कि आप इनकी वजह से परेशान हो। ऑल यू नीड टू नो इज़ द साइकोलॉजी ऑफ योर सेल्फ, साइकोलॉजी ऑफ द सोसाइटी, और हमारे आसपास कौन कौन से क्यूज़ हैं, हमें किस किस तरह से इम्पेक्ट कर रहे हैं, मैंने उसका पार्ट लेना है या नहीं लेना है, ये आपका कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए। हाँ, अनकॉन्शियसली आप जो है ना हर्ट साइकोलॉजी के साथ जीना चाहते हो, इट्स अप टू यू, लेकिन ये इतना बड़ा एक मामला नहीं है। आपकी कोई माइंड रीडिंग करता है, आपकी कोई नज़र बंद करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैनिपुलेट करता है, ये सारी हमारी सोसाइटी में ना एज डिफरेंट नामों से कि डार्क साइकोलॉजी है, मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, फैंसी नेम्स के साथ ना सामने आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून कर रहे हैं। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ना लेना चाहो तो आई अंडरस्टैंड, इट इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट जो कि बहुत सारे लोग नहीं करना चाहेंगे। अलबत्ता नेक्स्ट लेवल पे आए जिस पे लोग वाकई कहना शुरू करते हैं कि यार जिन था, ठीक है, फॉर इंस्टेंस मेरे स्लीप पैरालिसिस में जिन था, ठीक है, तो उसमें भी जो है ना आप इंसान का जो एक पूरा सिस्टम है ना, जो मैं नेक्स्ट एपिसोड है ना उसमें स्पिरिचुअलिटी में इस साइकोफिज़िक्स की बात करूँगी। फिलवक्त के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि या तो इंसान लोअर स्टेट में होता है, यानी वो ऐसे थॉट्स में जी रहा होता है जो कि उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोक रहा होता है, ठीक है, वो उसी जगह पर स्टक होता है और उसके इमोशंस भी ऐसे होते हैं जो उसको सर्व नहीं कर रहे होते हैं। वो कंटेम्प्ट में होता है, गिल्ट में होता है, गुस्से में होता है और बेबसी। अगेन जो लेडीज़ जो इस तरह से मैजिक में पढ़ती हैं वो बेसिकली किस वजह से पढ़ती हैं, बेबसी के आलम में पढ़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इस स्टेट में हो सकते हैं कि आपकी जो थॉट है वो प्रोएक्टिव है कि मैं आगे ज़िंदगी में बढ़ूँगा नो मैटर वॉट, और आपके साथ आपकी जो इमोशंस हैं वो भी इंटैक्ट हैं, वो होप की हैं, वो हैप्पीनेस की है, वो अनकंडीशनल लव की है, वो तवक्कुल की हैं। तो अगर एज़ पर इस्लाम में ये रेफरेंस है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, यानी उसका पोटेंशियल हाईएस्ट है, ठीक है, और आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे हो तो एनर्जी वर्कर्स पे इस चीज़ को करते हैं। और ये चीज़ हमारी हिस्ट्री में भी है जो कि मौज़ूदैन का आपको पता है शान नज़ूल क्या है, कि अगर आप उस लेवल पे जा रहे हो,
ठीक है, तो आपसे वो चीज़ें खुद ब खुद पीछे चली जाएंगी। अगर आप लोअर में हो तो ऐसा नहीं कि किसी ने आप पे भेजा है, ये बहुत बड़ी मिथ है। कोई आपके ऊपर जिन नहीं भेज सकता है, वो खुद काबू नहीं कर सकते जिन को। अगेन वो ऐसी डायमेंशन में रहती चीज़ है जिस डायमेंशन में आप फिल वक्त नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो आप उसके साथ किस तरह से प्ले कर सकते हो। तो जिन किसी के काबू में नहीं है, हाँ अलबत्ता आप जो है ना उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हो। अगर आप लोअर एनर्जी की हो, ठीक है, तो आप उसको जाके जो ना वो आपके पास आएंगे कि आओ तुम्हारी कंपनी में बैठना मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम सेम एनर्जी लेवल पे हैं। ठीक है, हम लोगों का जो है ना वो एक इंटरेक्शन एनर्जी लेवल पे बन सकता है। क्योंकि अगेन जो आपके इमोशंस हैं वो एनर्जी इन मोशन है। तो इस चीज़ को समझ में रखते हुए सिर्फ आप एक इमोशंस की चाबी रख लो ना हाथ में कि मैंने मायूस नहीं होना, मैं बेबसी का इजहार नहीं करना, तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हो और आपके ऊपर डेफिनेटली कोई जिन हावी नहीं हो सकता। मेरे पास कितने क्लाइंट्स आए हैं, वो कहते हैं कि यार हम फलाने बाबे के पास चले गए थे, फलाने बाबे के पास चले गए थे, एंड दे आस्क मी दिस क्वेश्चन, आप जादू पे यकीन करती? तो यस, मैं जादू पे यकीन करती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से परस्यू नहीं करती हूँ। एंड डेफिनेटली इन क्लाइंट्स को जब मैंने साइकोलॉजिकल थेरेपी की तो वो जो हैं अपनी रियलिटी में उनके अंदर चेंज आया है, वो उनकी बेहतरी की तरफ आई हैं एंड उनके बहुत सारे मामला सीधे होने शुरू हो गए हैं। सो इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, बहुत ईजी चीज़ें और रेफरेंसेस मैं आपको सामने से निकाल के दे रही हूँ, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। मज़ीद और मैं जो है ना इसके बारे में चीज़ों को ऐड करूँ कि हमारी सोसाइटी में एक चीज़ जो बहुत आम है वो है फॉर्चून टेलिंग, जबकि साफ साफ मना किया गया है कि फाल नहीं निकालना है, अपने प्रिडिक्शंस नहीं निकालनी है। ठीक है, अब प्रिडिक्शंस में क्या होता है कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट, मैंने पहले सोशल साइकोलॉजी की बात की है, अब मैं आपके सामने एक क्यूल रख रही हूँ कि लवर्स का कार्ड आया और फॉर इंस्टेंस मैं एंशियस अटैचमेंट स्टाइल की हूँ, मेरा जो बंदा है वो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल का है और मेरे सामने वो मुझे छोड़ के चला गया और मेरे सामने लवर्स का कार्ड मुझे कोई निकाल के दिखा रहा है कि वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप जो है ना प्रोबेबिलिटी समझे कि प्रोबेबिलिटी इसकी हायर है क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ वहाँ पे वन टू अनदर पर्सन इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल का मालिक है। राइट, मैं एंशियस हूँ, वो अवॉइडेंट है, मैंने तो जाना ही नहीं था, लेकिन अवॉइडेंट अगर चला गया है तो वो उसने स्पेस लिए और वो 3 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, 9 महीने बाद नहीं, उसने 12 महीने बाद वापस आना है। ठीक है, लेकिन क्या ये इस चीज़ की गारंटी है कि उसका और मेरा रिलेशनशिप दोबारा से ठीक होगा, क्योंकि अगेन मैं भी इनसिक्योर हूँ, वो भी इनसिक्योर है। तो अब इसमें जो है ना यही फॉर्चून टेलर्स आपको कोई ना कोई चीज़ पकड़ा देते हैं साथ। राइट, आपको कोई स्टोन पकड़ा देंगे, आपको कोई चार्म पकड़ा देंगे, कुछ भी पकड़ा देंगे और उसके पैसे ले लेंगे और आपको कहेंगे ये चीज़ तुमने जो ना ये चीज़ तुमने अपने पास रखनी है, या उससे रिलेटेड कोई अमल बता देंगे। और साथ में क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं तो बहुत सारे इस्लामिक फ्लेवर्स दे देते हैं, तुमने साथ में ये वजीफ़ा करना है, तुमने साथ में जो है ये सदका देना है, तुमने जो है ना दुआएं शुआएं भी करनी है। ठीक है, लेकिन वो प्लेसिबो इफेक्ट तो पकड़ा दिया ना साथ में। और ये इतनी ग्रेव सिचुएशन है कि जब ये मैं अपने पास लेकर आई हूँ तो बेसिकली साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, इसको प्लेसिबो मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि मेरे हाथ में एक चीज़ है। तो अब जो पहले रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, तुम पे मैं शक कर रही हूँ, तुम किसी और से बात कर रहे हो, एंड इस तरह के सिनेरियोज चल रहे हैं, तो अब प्लेसिबो मेरे पास आने से मेरे पास दिल में किसी चीज़ की वजह से ये तवक्कुल पड़ा है कि हाँ अब सब कुछ ठीक रहेगा, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने ये थॉट इनटेक कर लिया कि अब सब कुछ ठीक है, तो अब ना मैं लड़ूंगी टाइम के लिए, ना मैं लड़ूंगी शक करने पे, ना मैं लड़ूंगी किसी और वजह से कि तुमने ऐसे क्यों किया तो वैसे क्यों किया। राइट, जैसे एंशियस अटैचमेंट स्टाइल्स वालों के साथ इश्यूज हो जाते हैं कि इमोशनली अनअवेलेबिलिटी को वो बहुत ट्रिगर होते हैं उससे। सो विद डैट जब मेरी थॉट चेंज होनी शुरू हो गई और अब मैं देखूंगी कि यार हाँ थोड़ा सा तो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस मेरे अपने अंदर आया और उसका असर मैंने लिया उस प्लेसिबो से, विच इज़ डायरेक्टली शिर्क, कि आपने अल्लाह ताला पे नहीं भरोसा किया, आपने उस एक चीज़ पे भरोसा कर दिया, विच इज़ डायरेक्टली शिर्क। राइट, तो इतना बड़ा मामला आपके सामने हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि आप साइकोलॉजी नहीं समझ रहे हैं
उसकी साइकोलॉजी क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं किस तरह से रिलेशनशिप को सबटाइज कर रही हूँ, उसका क्या इशू है इस रिलेशनशिप में। हम दोनों को अपने ऊपर काम करना, बजाय इसके कि मैं किसी को जाऊँ कोई काला बकरा देकर आऊँ और साथ में जो है कोई तावीज़ लेकर आऊँ, और तावीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है, बस मेरे जहन में एक चीज़ आ गई है कि हाँ भाई अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैंने लड़ना छोड़ दिया और मैं कह रही हूँ ओह वाकई बाबा जी के दुआ कबूल हो गई है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये जो ना सारा वेस्ट से इन्फ्लुएंस आ रहा है, कुछ हमारा अपना भी फ्लेवर बढ़ रहा है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ पहले बता दूँ, अमेरिका इसको नहीं बनाना है, ये बात इसको मुझे इस वक्त नहीं करना चाहिए था। अगेन ये एक पूरी एक चीज टॉपिक है, लेकिन अगेन ज़ाहिर है मैंने कड़ियों से कड़ियाँ जोड़नी है। तो अमेरिका ना बनाए, ठीक है। अमेरिका में ये है कि वो दे आर रनिंग इनटू दिस कि यार हर चीज़ मेरे अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है ना, हाउएवर मैं आपको जो है ना एक एग्जांपल दे देती हूँ कि लड़कियों के साथ हो क्या रहा है यहाँ पे ना। तो उसकी एग्जांपल जो है ना वो मैं देती होती हूँ मैरिलिन मोनरो की, ठीक है। इनसिक्योर पर्सनालिटी टाइप थी। उसके बाद जब बाहर निकली पब्लिक में आई तो डेफिनेटली सडक्शन का आर्ट सीखा। सडक्शन का आर्ट सीखने के बाद भी जब उसको लगा कि अब चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, तो वो लोअर 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 इन हर इमोशनल हेल्थ जाती रही। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेस होके पड़े रहो, ठीक है, और या फिर आपके ऊपर वाकई कोई जिन हावी हो जाए, या आप जो है सुसाइड कर लें, विच वॉज द केस ऑफ मैरिलिन। जबकि आप हमारी सोसाइटी में देखो कि हमारी जो औरतें थी, हमारी हिस्ट्री की जो औरतें थी, उनके ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ। हम सिर्फ इतनी सी बात पे कि वो बंदा नहीं मिला, हम लोग इतने गहरे कुएं में छलांग मार रहे हैं, और हमारी जो औरतें थी उनका तवक्कुल का लेवल इतना हाई था कि पूरा पूरा लाइफ ऐसे लगती कि लाइफ चल रही है और एकदम से ख़त्म हो गया, एंड दे आर सेइंग कि नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, राइट, वी विल गो थ्रू दिस। लिटरली जब मैंने पैरासाइकोलॉजी पढ़नी शुरू की थी, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह से दूं कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के ऊपर रस्सी बंधी हुई, और उसके ऊपर आप समर सॉल्ट करते हुए जा रहे हो, ऐसे सीधे सीधे भी नहीं जा रहे हो, समर सॉल्ट करते हुए जा रहे हो कि कहीं ज़रा सा आपका तवक्कुल में फ़र्क आया, आप नीचे जाओगे शिर्क के उसमें, क्योंकि वी आर अ बिलीवर, ठीक है। हमें इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि आइदर ये चीज़ हमें हेल्प आउट करेगी या नहीं करेगी। इट्स नॉट जस्ट मेसिंग अप विद योर मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जो कि आजमाइश बन के आपके सामने आ रहा है, बल्कि आपके ईमान के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनाएगा। सो इंस्टेड अगर ये सब नहीं करना है तो फिर क्या करना है, तो इसकी एग्जांपल जो है ना मैं आपको देती हूँ, जो कि सूरह कहफ में अभी पढ़ रही थी विद ट्रांसलेशन। एंड सूरह कहफ कहते हैं कि दज्जाल के लिए पढ़ें, जब नहीं पूरी नहीं पढ़ सकते तो फर्स्ट 10 आयत्स पढ़ लें, राइट। तो पहली 10 आयत में जो 10वीं आयत है उसका तर्जुमा जो है ये मैं आपको बताती हूँ मौलाना मदूदी की ट्रांसलेशन से। क्या तुम समझते हो गार और कतवे वाले हमारी कोई बड़ी अजीब निशानियों में से थे। जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गुज़ीर हुए और उन्होंने कहा, नाउ अगला जो कॉन्सेप्ट है वो दुआ का है, मैनिफेस्टेशन का है। तो उन्होंने क्या कहा, ए परवरदिगार हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे कुछ कहना चाहिए, क्योंकि साथ ही उन्होंने आगे कलाम में है लिखा कि तो हमने इन्हें इसी गार में थपक कर साल साल के लिए गहरी नींद सुला दिया, यानी यू आस्क फॉर इट एंड यू आर ग्रांटेड। मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के अंदर गिवन है, राइट। यू जस्ट आस्क फॉर इट एंड आपको मिलता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मुसलमान ही हों। इनफैक्ट जब मैं सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रही थी दादाबू के साथ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ मेरा और उनके साथ कि हमने शर्त लगाई कि विदाउट यूजिंग एनी टूल, राइट, हम मैनिफेस्टेशन करेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमने सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम बिठाने के हम जो मांग रहे हैं हमें मिलेगा नो मैटर वॉट, और वो रियलिटी बन के आता है। एंड डेफिनेटली दुआ भी यही है कि बिल्कुल आप प्रॉपर तवक्कुल से, प्रॉपर ट्रस्ट से मांगोगे, वो चीज़ आपको मिलेगी। और वाकई उस वक्त हुआ था कि हमने सुबह तक का टाइम लिया था कि हम एक दिन पहले करें और अगली सुबह तक हमने वो चीज़ मैनिफेस्ट की है या नहीं की है, हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो रात को मैनिफेस्टेशन की है मैंने,
और रात को ही जो है कुछ 12:30 बजे जो है ना मुझे टेक्स्ट आया फूफो का कि बच्चे नीचे आओ, मैं और फूफा आए हैं और पिज़्ज़ा लेकर आए। और मेरी मैनिफेस्टेशन किस बारे में थी? पिज़्ज़ा के बारे में। मैंने पिज़्ज़ा खाना है और सुबह तक पिज़्ज़ा आ गया। वाकई सुबह होने से पहले पिज़्ज़ा आ गया। तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैटर। तो आप लोग जो है क्यों चाह रहे हो कि हमने 3D से छोड़ के 5D में जाना है, जो कि बीच में फिजिक्स की ज़ुबान में 4D है, टाइम का रन। ठीक है, आप टाइम को तो ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, कह रहे हो आपने जो है ना टाइम को फाड़ के ऊपर जाना और वहाँ जाके जो आपको जिन वगैरह तंग कर रहा है उससे लड़ के आना है। तो आप 3D में रह के इतनी पावरफुल टूल है आपके पास, वो अल्लाह ताला ने खुद आपको बताया कि आप अपना तवक्कुल, आप अपनी एनर्जी हाई करो और उस हायर एनर्जी के साथ मैनिफेस्टेशन करो। ठीक है, ये डिफरेंट थियोलॉजीज में मैनिफेस्टेशन एज इट इज़ मैनिफेस्टेशन ही कही गई है। मैं आपको दुआ के तौर पे कह रही हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ मांग किससे रहें ये डिफरेंस आ जाता है, राइट। तो दुआ मैं अल्लाह ताला से जो कर रही हूँ, अल्लाह ताला से मांग रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे दे रहे हैं, एंड इट इज़ हैपनिंग राइट हेयर इन दिस 3D वर्ल्ड। मुझे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे 2D 1D में जाने की ज़रूरत है, ना 4D 5D और आगे जितनी डायमेंशन है उसमें जाने की ज़रूरत है। यहीं पे रहते हुए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मामला जो दज्जाल का है उसके लिए भी उन्होंने दुआ बताई है कि उन्होंने कहा। ठीक है, 10वीं आयत में दुआ है और उसके बाद 11वीं आयत में बताया कि हमने उनको सुला दिया था फिर। ठीक है, तो विद दिस सेट आपको मैं मैजिक का भी बता दूं कि मैजिक के लिए मौजदैन कहते हैं ना, पढ़ें तो उसमें भी तर्जुमा आप सुने। कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, हर उस शर से जो उसने पैदा की और रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाए, और गिरों पे फूकने वाले या वादियों के शर से, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। तो इट इज़ अगेन अ दुआ। आई डोंट थिंक कि वाई डू वी नीड एनी अदर टूल, जबकि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि दैट इज़ मैजिक। वो इल्म ज़रूर है, वो टूल ज़रूर है, लेकिन इट इज़ जस्ट मैसिंग अप विद योर हेड कि आपको एक इल्यूजन दे रहा है कि आप 5D में जा रहे हो, 5D में जाके जो है ना उस चीज़ से लड़ के आ रहे हो। तो इट इज़ नॉट दैट ऑफ अ थिंग, इट इज़ जस्ट मैसिंग अप विद योर माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। सेकेंड चीज़ जो मैं जिस पे डेवस्टेट हुई हूँ, एक मामला हुआ था व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट। तो एक बंदी ने मुझे जो है ना कमेंट किया था कि ये तो हराम है, हिप्नोथेरेपी हराम है क्योंकि इसमें जिन्नात इन्वॉल्व होते हैं और जिन्नात की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये मैजिक है। और किसी मौलवी को मुझे फतवा भी दिखा दिया था। तो मैंने उसको बड़े प्यार से कहा कि आप मौलवी साहब को जाके कहो कि मौलवी साहब आप सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ें, ठीक है, और दोबारा से अपना फतवा जो है ना गो थ्रू करें, इसमें कोई जिन नहीं होता। और ये मैं आपको भी बता देती हूँ हिप्नोथेरेपी होती कैसे है। हिप्नोथेरेपी ऐसे होती है कि आई एम टॉकिंग टू योर कॉन्शियस माइंड, ठीक है, उसमें कहते कहते मैंने कहा लुक बनाना, और आपका जो है ना माइंड एकदम से वहाँ को अटेंटिव हो गया। नाउ आई एम टॉकिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उधर अटेंटिव है, मेरे साथ अब बात जिसकी होगी वो सबकॉन्शियस माइंड की होगी। और वहाँ पे मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से पूछूंगी व्हाट इज़ दैट वूंड, वो कौन सी थॉट है जो आपको तंग कर रही है, वो कौन से इमोशंस है जो आपको दर्द दे रहे हैं। तो फिर जब मुझे पता चलेगा तो फिर मैं उसका ऑल्टरनेटिव आपको दूंगी कि अब ये जो है आपको सर्व नहीं कर रहे, तो इसकी जगह आप इन चीज़ों को, इस थॉट, इस इमोशन को अपने अंदर इनकलकेट करो, इट विल सर्व यू, एंड दिस इज़ हिप्नोथेरेपी, दैट्स इट। मुझे नहीं समझ आती जिन कहाँ आते हैं, ये बेसिकली इल्म की कमी है कि हम 3D को समझ नहीं रहे हैं। 3D में जो चीज़ हमारे जहन, हमारी अपनी छोटी सी बंद अकल से बालातर है, उसको हम कह देते हैं जिन। और जो एक्चुअली जिन वाले मामला हो रहे वो आपसे जो है ना जिन्नात आप पे हावी करवा के आपसे पैसे भी लेके जा रहे हैं। सो डू नॉट फॉल प्रे टू दिस, ठीक है। आपका जो बंदा चला गया वो उसकी साइकोलॉजी उसने वापस आना है, लेकिन वापस आके भी वो आपको हेल्प, आपको आपके किसी काम का है नहीं है। इस चीज़ को फिगर आउट करने से पहले आप ये देखो आपके अपने अंदर कहाँ वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करो, आप अपना एनर्जी लेवल हाई करो एंड अपना तवक्कल रखो। मैनिफेस्टेशंस यूँ होती हैं, I know you want a man, लेकिन what kind of man do you want to manifest? Are you manifesting that man? या हर कचरा उठ के आपकी लाइफ में आ रहा है? उसकी वजह ये है कि सेम एनर्जी लेवल के लोग सेम एनर्जी लेवल पे एक दूसरे को टकरे मारेंगे। अगर आप एंशियस हो तो आपकी लाइफ में अवॉइडेंट ही आएगा,
क्योंकि यू आर सपोज टू टीच ईच अदर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स, राइट। और लेकिन अगर आप सिक्योर हो जाओगे, देन यू विल मैनिफेस्ट द लाइफ दैट यू वांट।